हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आइए आज हम बात करते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग। प्री मैरिज काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और प्री मैरिज काउंसलिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है, उसके रिगार्डिंग हम विस्तारित रूप से बात करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से मार्च महीने से लॉकडाउन का समय शुरू हो गया था। काफ़ी लोगों की शादी पोस्टपोन हो चुकी थी और वो सब अभी दिवाली के बाद जैसे ही नवंबर दिसंबर में शादी कर रहे हैं, तो वो सबको डॉक्टर काजल मांगूकिया की तरफ से वेल विशेस। अब मैं बताना चाहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। प्री मैरिज काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? प्री मैरिज काउंसलिंग का मतलब है कि शादी के पहले आपका एक काउंसलिंग होता है जिसमें बोथ द कपल्स आर नेसेसरी। जैसे आप सबको पता है कि जैसे एंगेजमेंट की डेट होती है, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है तो एक लंबी बड़ी लिस्ट ले लेते हैं कि भाई शॉपिंग करना है, लहंगा ख़रीदना है, फ़ोटोशूट करवाना है, अच्छे से अच्छे कैटरिंग वाले को बुलाना है, और यह सब चीज़ के पीछे इतना सारा खर्चा होता है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हेल्थ के रिलेटेड कभी हमने सोचा भी है? शायद आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आज की जो लड़कियाँ हैं वो आगे अभी काफ़ी पढ़ाई करने लगी हैं, एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ गया है, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, और सभी को ऐसा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जैसे हम सबको पता है। तो क्या हो रहा है कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी की जो उम्र है वो लेट एज हो रही है एट मैरिज, और अगर प्री मैरिज काउंसलिंग होता है तो उसकी वजह से अभी एक रिसर्च हुआ है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कपल प्री मैरिज काउंसलिंग करवाता है तो 30% 30% रिडक्शन हो जाता है इन द डिवोर्स रेट। तो यह एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि जैसे आफ्टर 5 इयर्स जो डिवोर्स रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसका बर्डन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन कपल के ऊपर आता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और जो है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो एकदम हेल्दी हो सकती है। जैसे आपको पता है कि यह सब डिजीज़ फैमिली हिस्ट्री है कोई डिज़ीज़ की, तो उसका भी हमको पहले से पता चल सकता है, और काफ़ी सारे डिजीज़ हैं जो हम पहले ही क्योर कर सकते हैं और कंट्रोल में ला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग में एग्जैक्टली क्या किया जाता है। जैसे कि प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए बोथ द कपल्स, बोथ द पार्टनर्स शुड बी प्रेजेंट, और आइडियली अगर प्री मैरिज काउंसलिंग शादी के 6 महीने पहले किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देयर इज़ नेवर लेट, आप कभी भी प्री मैरिज काउंसलिंग करवा सकते हैं। जस्ट शादी के पहले अगर होता है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्री मैरिज काउंसलिंग जो है उसमें फीमेल पार्टनर जो है उसका कंप्लीट गायनेक चेकअप किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि जनरली फीमेल्स में डर रहता है। काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि वजाइनिज्मस यानी कि जो पेल्विक फ्लोर रहता है वो काफ़ी टाइट रहता है, तो उनको पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है। और फीमेल पार्टनर जो है उनके और मेल पार्टनर दोनों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल की रूटीन जो टेस्ट है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर उनको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है या तो ल्यूकेमियास है तो वो पता चल सकता है। थायराइड टेस्ट करवाते हैं, अगर थायराइड के लेवल्स अप एंड डाउन हैं तो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट किए जाते हैं। शुगर टेस्ट करवाया जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो यंग एज में डायबिटीज़ आने का रिस्क रहता है, तो एक बार ब्लड शुगर टेस्ट भी इतना ही ज़रूरी रहता है। और जो टेस्ट है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सच एज HIV है, हेपेटाइटिस B वायरस है, इसके भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इससे पता चलता है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया जो डिज़ीज़ है अगर हस्बैंड एंड वाइफ और बोथ द पार्टनर्स अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उनका जो आने वाला बच्चा है उसमें थैलेसीमिया मेजर आने का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है।
और थैलेसीमिया मेजर आपको अगर पता नहीं है तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है और अल्टीमेटली इट इज़ अ बर्डन, इट इज़ अ फाइनेंशियल एंड हेल्थ रिलेटेड बर्डन, पूरे फैमिली के पर एक बर्डन जैसा हो जाता है। और हम बताते हैं कि जैसे ही प्री मैरिज काउंसलिंग में ब्लड टेस्ट होता है उसके बाद जो फीमेल पार्टनर हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन में रुबेला वायरस जो है, जैसे रुबेला वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो फीमेल में शादी के बाद जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है। तो यह सब प्रिवेंट करने के लिए रुबेला वैक्सीन दिया जाता है। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन दिया जाता है और यह जो वैक्सीन है वो अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले दिया जाता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बहुत हद तक ऑलमोस्ट अराउंड 99% उसका सेफ्टी है। दूसरा जो वैक्सीन दिया जाता है वह है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और उसका जो डोज है 0, 1 एंड 6। सो आइडियली वो 6 महीने पहले प्री मैरिज काउंसलिंग अगर होता है तो आपके सर्वाइकल कैंसर के और हेपेटाइटिस बी वायरस के दोनों के वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग। कॉन्ट्रासेप्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे बहुत सारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है आज के युग में, जैसे गैजेट्स वगैरह है, इंटरनेट है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी कपल्स को, यंग जनरेशन को कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज रहता है, लेकिन उनके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं, काफ़ी सारे फियर रहते हैं। तो यह जो कन्फ्यूजन होती है वह सब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तभी जो बेसिक एनाटॉमी रहती है उसका पिक्चर क्लियर रहता है और उनको समझाया जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक एनाटॉमिकल डिफरेंस। और जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉपर टी है, बैरियर मेथड्स हैं जैसे कि कंडोम्स वगैरह हैं और विड्रॉल मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेथड्स हैं उनके फेलियर रेट कैसे हैं। जैसे आपको बताऊं कि विड्रॉल मेथड है उसका 22% फेलियर रेट है, विच इज़ वेरी हाई। उसके बाद जो है कंडोम, उसका फेलियर रेट है 18%। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका फेलियर रेट है 8%। सो आपको बता दूं कि जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए बेस्ट मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि जब भी नई शादी होती है तो उनको फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है, उसमें काफ़ी तकलीफ़ आती है। तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो इनिशियल जो टाइम है उनका 2 to 3 मंथ्स में उनका जो ये एक्ट है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और उसके बाद आप स्विच ओवर कर सकते हैं बैरियर मेथड्स यानी कि कंडोम पे स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि चॉइस इज़ योर्स। आप खुद को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज़ करना है वो आप चॉइस कर सकते हो, लेकिन बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरी एडवाइस रहती है कि जो बेस्ट आपके लिए है और प्लस वुमेन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे और इन फ्यूचर आपको फर्टिलिटी रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं आए, वह हिसाब से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर चॉइस करना है। और मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आइडियली आपको अगर प्री मैरिज काउंसलिंग होता है, आपको यह सब नॉलेज है कि इतने इतने मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, तो बेस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड यूज़ सम मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी और इन केस जैसे कंडोम में अगर ब्रेकेज हो जाता है और आपको लगता है, डर है कि भाई प्रेगनेंसी रुक गई, तो तभी ऐसे चांसेस में आप इमरजेंसी मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे अनवांटेड 72 करके टैबलेट आती है जो आपको विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स लेनी है। लेकिन याद रखें कि बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ नहीं करना है। जैसे हमने बात की कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप रिलेशन प्लान करते हो तो हाइजीन, बोथ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स की हाइजीन इतनी ही इम्पॉर्टेंट रहती है। और जब भी रिलेशन प्लान करते हो दोनों पार्टनर्स को कंपलसरी बात लेना ज़रूरी रहता है और आफ्टर रिलेशन जो प्राइवेट पार्ट्स है वो क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आते हैं कि जैसे हनीमून सिस्टाइटिस, यानी कि हनीमून पे गए और उसके बाद उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या तो वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन रहती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइवेट पार्ट्स क्लीन रखते हैं, पानी अच्छी तरह से पीते हैं और वॉश वगैरह आफ्टर रिलेशन प्राइवेट पार्ट्स आप अच्छी तरह से क्लीन करते हो, तो यह प्रॉब्लम आने की संभावना कम रहती है। और वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि काफ़ी लोगों को डर रहता है कि जैसे फर्स्ट टाइम रिलेशन प्लान करेंगे
तो मैम ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, वेदर इट विल बी पेनफुल और नॉट पेनफुल। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के युग में जो गर्ल्स हैं दे आर काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लड़की को मतलब जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स होगा तभी ब्लीडिंग होनी ही है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। और दूसरा कि आपको वैसा फियर रखने की ज़रूरत नहीं है, और यह फियर आपका दूर करने के लिए ही आपको प्री मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे ऑर्किड हॉस्पिटल में मैं प्री मैरिज काउंसलिंग करती हूँ तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम शादी के जो दिन हैं वही दिनों में उनके पीरियड्स आ रहे हैं, या तो हनीमून प्लान कर रहे हैं और वही टाइम पे उनके पीरियड्स की डेट आ रही है, तो उसके लिए जो पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन दी जाती है वो आप बेझिझक ले सकते हो, उसके कोई एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और मैं अंत में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कपल्स हैं जो अभी शादी करने वाले हैं यह वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं और कोई भी नियर डियर्स हैं जो अभी रिसेंटली शादी करने वाले हैं तो उनको यह वीडियो आप शेयर कर सकते हो। और मेरी वेल विशेष आप सबके साथ है। हैव अ हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ, हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। और मुझे चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो अभी काउंसलिंग जिनका नहीं हुआ है वो बेझिझक ये काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वह है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जो काउंसलिंग दिया जाता है उसके बारे में विस्तारित रूप से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपकी जो कमेंट्स रहेगी, आपकी जो क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, वह भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।